हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ कल लिस्ट होने वाला है। अगर आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया था और आपको अलॉटमेंट मिला है तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर ग्रे मार्केट और जिस तरह से बैंकिंग शेयर में करेक्शन का दौर चल रहा है, इस बात के संकेत दे रहा है कि बहुत ही फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लिस्टिंग पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या आप बेचकर निकल जाएं या फिर कोई फ्रेश खरीदारी के मौके हैं। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक किस तरह का मूव दिखा सकता है। फ्रेंड्स, इस आईपीओ को कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला था। क्यूआईबी कैटेगरी में जरूर ये 3 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसके अलावा रिटेल में 2 गुना, एम्प्लॉय पोर्शन भी लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था। टोटल लगभग 2 गुने के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। जबकि पीछे हमने देखा है कि काफ़ी सारे आईपीओ को बहुत दमदार रिस्पॉन्स मिला था। यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में भी बहुत ठंडा रिस्पॉन्स है। 2 रुपये से 3 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। हालांकि इस प्रीमियम पे कोई खास सौदे पिछले कुछ दिनों में नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि एक फ्लैट लिस्टिंग यहाँ होने के पूरे चांसेस हैं। अब बात आती है कि अगर ये आईपीओ फ्लैट टू पॉजिटिव इशू प्राइस के आसपास 1-2 रुपये नीचे या ऊपर लिस्ट होता है तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिन्होंने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया था और जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, और क्या कोई लिस्टिंग पर नया बाय करने की भी अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपनी ये जो आईपीओ लेकर आई है ये प्योरली वो आरबीआई के रेगुलेटरी नॉर्म्स को मीट करने के लिए लेके आए हैं, जो कि क्लियर है कि कोई भी एनबीएफसी या स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी अपना जो ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद में वहाँ प्रमोटर को जो है अपनी स्टेक 40% तक अगले 5 साल में घटानी है। यहाँ पर ये आईपीओ थोड़ा डिले हुआ है कोविड-19 की वजह से। अभी प्रमोटर की स्टेक घट के 82% रह गई है और प्रमोटर को अगले 1.5-2-3 साल में अपनी स्टेक और 22% के आसपास घटा के 60% तक लेके आनी है। तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की जो तलवार है वो अगले 1.5-2 साल लटकी रहेगी, क्योंकि फर्दर जो है स्टेक प्रमोटर को सेल करनी पड़ेगी। अगर उनको आरबीआई से यहाँ कोई रिलैक्सेशन मिलता है तो बात अलग है, अदरवाइज उनको स्टेक सेल करके अपनी स्टेक 60% तक लेके आनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस कंपनी के स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल्स खराब नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो एवरेज टिकट साइज है वो 4 लाख के आसपास है और 96% पोर्टफोलियो इनका जो है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट से है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें पेनिट्रेशन बहुत कम है। जिनको जनरली प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स लोन नहीं देते तो उन कस्टमर्स को ये टारगेट करते हैं। फंडामेंटल्स में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 29% के आसपास की इनकम ग्रोथ दिखाया था। फ्रेश डिसबर्समेंट 39% के आसपास थे और एसेट क्वालिटी भी नेट एनपीए जो है लगभग 2.25% और ग्रॉस एनपीए 3% और नेट एनपीए लगभग जो है 1.5% के आसपास था। यहाँ पर कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। रिटेल सेगमेंट को कंपनी कैटर करती है, ज़्यादा लो टिकट साइज़ के लोन है। तो यहाँ पर एसेट क्वालिटी भी कोई ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पोर्टफोलियो इस तरह के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का बहुत डाइवर्सिफाइड होता है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि लिस्टिंग पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर ये फ्लैट लिस्टिंग होता है तो ये कंपनी जो है FY21 के एस्टिमेट बुक वैल्यू के लगभग 1.25 गुना के आसपास जो है होगा। उज्जीवन से कंपेयर करें, यू स्मॉल फाइनेंस से कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। पर यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी बैंकिंग एनबीएफसी शेयर हैं उनमें एक ज़बरदस्त करेक्शन हमें कोविड के टाइम देखने को मिली और मार्केट में जितना भी कोविड के लेवल से स्पर्ट आया है, रिकवरी आई है, वहाँ पर बैंकिंग शेयर ने कोई बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। इवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला आईपीओ भी अपने इशू प्राइस के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप क्लियर कट एक बात समझिए, अगर आपकी लिस्टिंग गेन के लिए आपने क्लियर कट लगाया, लॉन्ग टर्म नहीं रखना है, तो आपको 10% 15% जो भी लिस्टिंग के आसपास या अगले 1-2 दिनों में मिले आप लेके निकल जाएं। यहाँ पर बैंकिंग शेयर में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। अच्छे स्टॉक्स बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर शेयर में कोई क्विक स्पर्ट आए इसके चांसेस ना के बराबर हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी उनके लिए जो लिस्टिंग गेन देख रहे हैं, जो भी मिले वो लेकर निकल जाएं। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट शॉर्ट टर्म में देगा इसके चांसेस ना के बराबर हैं। अगर लिस्टिंग के नीचे जाता है इशू प्राइस के तो वो लोग खरीदें जिनका व्यू मिनिमम 1 से 1.5 साल है,
क्योंकि आने वाले टाइम में बैंकिंग के सेंटिमेंट सुधरेंगे, कोविड का इम्पैक्ट कम होगा, बैंकिंग शेयर निफ्टी को और मार्केट को अगले 1.5 से 2 साल में आउट परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अगर अलॉटमेंट आया है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आंख बंद करके रख लीजिए। फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू से खरीदिए। शॉर्ट टर्म में आप मान के चलिए स्टॉक एक रेंज में रहेगा, कोई इश्यू प्राइस से बहुत नीचे जाए उसके चांसेस भी ना के बराबर है, और कोई बहुत ऊपर जाए उसके चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक 35-36 रुपए के आसपास का लेवल दिखा सकता है, एक रेंज में रहने के पूरे चांसेस हैं। और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे सेंटिमेंट सुधरेंगे, फंडामेंटल सुधरेंगे बैंकिंग सेक्टर के, स्टॉक में एक बड़ा स्पर्ट हमें अगले 1 साल में देखने को मिल सकता है। कोई इसको 1 साल रखता है तो 30 से 40% का रिटर्न उसको आराम से मिल सकता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए दोनों स्ट्रेटेजी आपको बता दी गई हैं। कोई क्विक गेन की एंटिसिपेशन में कि कोई बहुत ज़्यादा स्पर्ट या शेयर लॉन्ग टर्म में दिखा देगा, या फिर अगर आपको आईपीओ में आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है तो उस एंटिसिपेशन में ना होल्ड करें ना खरीदें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अगर मार्केट करेक्ट हो गई थोड़ा सा यहाँ से, जिस तरह से कोविड का इम्पैक्ट दोबारा से कई देशों में देखने को मिल रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, हो सकता है ये जो काउंटर है इशू प्राइस के नीचे भी फिसल जाए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को लेके कोई बहुत पॉजिटिव आउटलुक अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस आईपीओ को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।